जी तो बिल्कुल। अब हमारे पास क्या है, एक्सेप्शन जो है वो बाद में का रन टाइम एरर होती हैं, लॉजिकल एरर्स भी होते हैं, अनवांटेड कंडीशंस होती हैं। तो मुख्तलिफ तरह की डेफिनेशन जो है मुख्तलिफ किस्म के यूज केसेस में एक्सेप्शन की जो है हमारे सामने आ जाती है। ठीक है, होते ये एरर ही है। ठीक है, होते ये एरर ही हैं। हमने जो अभी तक जितने हमारे सामने एरर्स आते हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है, हेलो, और मैंने यहाँ कोई मिस्टेक कर दी है स्पेलिंग की। ठीक है, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो दिस इज नेम एरर, कि भाई ये एक एरर है। ठीक है, कि वो ये जो हमने चीज यहाँ लिखी है प्रिंट, ये पाइथन नहीं जानता है इसको। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो एरर्स जनरेट होते हैं। तो ये जो एक्सेप्शंस हैं ये भी हमारे पास जो है वो एरर्स होती हैं, लेकिन ये कैसे एरर होते हैं, ये सिंटेक्स का एरर जो है वो नहीं होता। ठीक है, मैं क्या बात कह रहा हूँ अभी, ये बात आपको मैं समझाता हूँ यहाँ पर, कि किसी भी तरह से ये एरर जो है वो सिंटेक्स का एरर नहीं होता। जिस तरह बहुत कॉमन जो हम एग्जाम्पल देते हैं एक्सेप्शन को समझने के लिए, समझाने के लिए, तो पहली एग्जाम्पल ये होती है, जैसे हमें मालूम है पाइथन के अंदर, ठीक है, पाइथन में एक बात है कि भाई एक इंटीजर जो है वो एक इंटीजर को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, ये पाइथन के सिंटेक्स में डिफाइंड है। एक इंटीजर जो है वो एक इंटीजर को डिवाइड कर सकता है, यानी 3 डिवाइड बाय 4 कर दूं कोई मसला नहीं है, 7 डिवाइड बाय 7 कर दूं, 8 कर दूं, कोई मसला नहीं। एक इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर ये एक वैलिड सिंटेक्स है, ये एक वैलिड सिंटेक्स है। ठीक है, ये चलेगा हर दफा। लेकिन इसमें से एक को जो है ना वो एक्सेप्शन हासिल है। इसमें से एक को एक्सेप्शन होता ही क्या है, जो किसी पर्टिकुलर के लिए जो है ना मखसूस हो जाए कंडीशन। ठीक है, यानी कि मैं इसको आपको एक्सेप्शन के वर्ड को ही समझाने की अगर कोशिश करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई लाइक हमारी क्लास ज्वाइन करने का टाइम आज 7 बजे है, अब डॉक्टर नुमान जो है ना कंडीशन लगा दें कि नोबडी विल ज्वाइन आफ्टर 7, किसी को ज्वाइन करने की इजाजत नहीं है। ठीक है, ये एक रूल ऑफ थंब जो है वो सबके लिए बना दिया गया, 7 बजे के बाद क्लास में जो है वो कोई इंटर जो है वो नहीं होगा। लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो रिक्वेस्ट करता है फॉर एनी रीजन, वैलिड रीजन, कि सर मैं जो है ना वो 7 बजे नहीं, मैं 7:15 ही ज्वाइन कर सकूंगा, उसको इजाजत भी मिल जाती है। ठीक है ना, तो उसको इजाजत मिल गई। अब वो 7:15 जब क्लास में दाखिल होगा तो गेट के ऊपर जो है ना वो नोटिस लगा हुआ है, गेट के ऊपर नोटिस लगा हुआ है कि नो बडी विल एंटर आफ्टर 7 o'clock। लेकिन एक बंदा जो है वो एंटर हो गया। इसका मतलब क्या है कि वो उस बंदे के लिए, वो जो नोटिस है वो उस बंदे के लिए वेव है, यानी उस बंदे को एक्सेप्शन जो है वो हासिल है, वो आ सकता है। इसी तरह से जब ये सिंटेक्स डिफाइन हो गया कि भाई एक इंटीजर जो है वो इंटीजर को डिवाइड कर सकता है, तो ये सिंटेक्स में डिफाइन हो गई बात। लेकिन अगर वो इंटीजर जो है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। देखिए यहाँ पर भी ये भी क्या है, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर है। ठीक है, पाइथन में ये बिल्कुल वैलिड स्टेटमेंट है, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर। लेकिन अगर वो इंटीजर 0 हो जाए तो फिर डिवाइड नहीं करना, क्योंकि 0 से मैथमेटिकली जो है वो कोई भी नंबर जो है वो डिवाइड नहीं होता। तो लेकिन सिंटेक्स तो बिल्कुल ओके, सिंटेक्स तो बिल्कुल ओके है, लेकिन एडिशनली हमने क्या कर लिया है, इसके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन लगा दी है कि दैट कैन बी एनी इंटीजर दैट डिवाइड्स एनी इंटीजर, बट 0 विल नॉट बी एबल टू डिवाइड एनी इंटीजर। ये एक्सेप्शन है 0 के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है वो रखता हूँ 1/3, इट्स वैलिड, वो आंसर देगा। ठीक है, वो इस वक्त सिंटेक्स चेक हो रहा है कि इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर कर रहा है, हाँ भाई ठीक के कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर 0 को जो है ना वो 0 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, सिंटेक्स वाइज तो ये बिल्कुल ओके है, लेकिन वहीं सिंटेक्स में इसको एक्सेप्शन लगेगी। एडिशनली जो है ना हमने ब्लॉक लगाया हुआ है कि ये सिंटेक्स सही भी होगा फिर भी वो इसको करने नहीं देगा, क्योंकि ये बात मैथमेटिकली जो है वो
रॉन्ग है। तो ये क्या है हमारे पास, ये एक एक्सेप्शनल केस हो गया है ना, जो हमारे सिंटेक्स के ऊपर वैलिड भी हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी हमारा जो पाइथन है वो इसको अलाउ नहीं कर रहा है। तो ये बात जो मैंने समझाई है, अगर नहीं समझ में आई तो मुझे बताइए, और आ गई तब भी बता दीजिए। सर ये वंस रिपीट कर दें। अच्छा जी, देखिए मैंने ये बात कही कि पाइथन के सिंटेक्स में ये बात बिल्कुल वैलिड है कि एक इंटीजर दूसरे इंटीजर को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, मैंने आपको ये बात बता दी, इंटीजर डिवाइड करता है इंटीजर, लेकिन आपने जैसे ही 1 को 0 से डिवाइड किया तो यहाँ पर भी दोनों इंटीजर हैं, लेकिन ये डिवाइड नहीं कर रहा है, ये एरर दे रहा है। आप बोले सर आपने तो कहा था कि इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर वैलिड है, लेकिन यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा है। तो फिर मैं आपसे ये बात कहूंगा कि वो वैलिड है फॉर एवरी इंटीजर एक्सेप्ट 0, सिवाय 0 के ये सिंटेक्स सब पे वैलिड है। तो अब मसला क्या है, मसला यही है कि हमने सब के ऊपर जो है ना उसको वैलिड करार दे दिया, लेकिन हमने पाइथन के अंदर ये बात मेंशन कर दी है कि भाई सब डिवाइड कर लेंगे लेकिन 0 डिवाइड नहीं कर सकेगा। ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसी को क्या कहते हैं, एक्सेप्शन। कि यहाँ पर अब एरर थ्रो कर रहा है वो, ये डिवाइडेड बाय 0 एरर है। ठीक है, ये एरर है। अच्छा, आप सिंटेक्स वाइज बिल्कुल सही है, लेकिन ये मैथमेटिकल एरर है, इसलिए उसने उसको उठा के इस बात को एरर के अंदर जो है वो रख दिया। ठीक है, बात क्लियर हुई? यस सर। अच्छा जी, अब मामला क्या है, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आएगी जो कि पाइथन ने उसको एक्सेप्शन में रखा हुआ है, तो वहीं से हमारा कोड जो है वो ब्लास्ट हो जाता है, कोड ब्रेक हो जाएगा, एरर थ्रो कर देगा। आगे की लाइंस जो हैं वो एक्सेप्शन के बाद कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होंगी, यानी इस लाइन पे एक्सेप्शन आ गई, आगे कोई भी लाइन ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये यहाँ पर इस लाइन पे एक्सेप्शन आ गई, तो ये जो ये जो लाइन है प्रिंट हेलो, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेप्शन जब भी आएगी आपकी जो एप्लीकेशन है वो क्रैश हो जाएगी। ठीक है, और आपका कोड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, एप्लीकेशन जो है वो क्रैश हो जाएगी। तो इसका हल क्या है? अगर इसका सॉल्यूशन ये होता है कि एक्सेप्शन को हैंडल किया जाए। क्या कहते हैं इसको? एक्सेप्शन को हैंडल किया जाए। इस टॉपिक को भी हम क्या कहते हैं आमतौर पे? एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये एक्सेप्शन को क्या कर लिया जाए? हैंडल किया जाए। कि अगर कोई ऐसी अनवांटेड सिचुएशन आ जाती है तो हमारा कोड ब्रेक ना हो, एप्लीकेशन हमारी टर्मिनेट ना हो, एप्लीकेशन हमारी क्रैश ना हो, बल्कि स्मूथली उस चीज को हैंडल करके हमारा कोड जो है वो आगे मूव हो जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वो एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो होती कैसे। ठीक है, जैसे मैं अभी यहाँ पर कर रहा हूँ, मैंने यूजर से 2 इनपुट ले लिए। ठीक है, ये दोनों इनपुट मैं अगली लाइन में क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। सी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी, और मैं कह रहा हूँ प्रिंट। ठीक है, ये लाइन ऑफ कोड समझ में आ रही है सबके? 2 नंबर इनपुट ले रहे हैं, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं। हमने इस कोड को चलाया, उधर एंटर 7, एक और नंबर है, मैंने कहा वो भी 7 है, ये चल गया। कोई इसके अंदर एबनॉर्मल कंडीशन नहीं है, नॉर्मल रूटीन के साथ जो है हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन चूंकि मैंने यहाँ इसको फीड किया भी 6, एंटर, दूसरा इनपुट मांगा, मैंने क्या दिया 0। जो यूजर जो है वो कोई भी वैल्यू जो है वो फीड कर सकता है, ओपन है उसके लिए इनपुट, इंटीजर डाल रहा है वो। ठीक है, अब जब मैं इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, उसने डिवाइड करना शुरू किया, फौरन यहाँ पर पहुंच कर क्या हुई, एक एरर जनरेट हो गया कि भाई आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं, और ये बात जो है वो एक एरर है, एक्सेप्शनल एरर है। अब इस केस में हम क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जहां पर ये मसला आया है वहां से फौरन ही मेरा
कोड जो है वो क्रैश होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस पूरे केस के अंदर मैं अपने सिंटैक्स एरर तो हैंडल कर लूंगा। जितने मेरे सिंटैक्स एरर हैं, कभी मैंने कहीं इंडेंट नहीं किया हुआ है, कहीं स्पेलिंग गलत है, कहीं कुछ मसला है, कहीं ब्रैकेट नहीं लगाया है, वो सारे तो मैं हैंडल करके एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दूंगा। मैं वो कोड आपको सही सही बना के दे दूंगा और वो सिंटैक्स वाइज कोड बिल्कुल सही है। लेकिन जब मैं ये कोड चला रहा हूँ उस वक्त आप मेरे पास नहीं बैठे हुए। अब मेरे पास क्या बात है, इंटर अ नंबर, नंबर डालो एंड आई हैव चॉइस कि मैं यहाँ कुछ भी डाल दूं। ठीक है, नंबर भी डाल दूं, एम्प्टी भी छोड़ दूं, कोई कैरेक्टर लिख दूं, कुछ भी कर लूं, मेरे लिए ओपन है ये। तो ऐसी सूरत में अब क्या होगा कि मैं जब मेरे पास चॉइस है तो मैं कुछ भी डालूंगा, तो मैं यहाँ 0 भी डाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं जब 0 डालूंगा तब एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। अब बात ये कि यूजर जब यूज कर रहा है तो वो गलत वैल्यू डाल रहा है और आपकी एप्लीकेशन जो है वो क्या हो रही है, क्रैश हो रही है। आपने अपने आप को इस कंडीशन से बचाना है। ये मैं आसान जबान में कह दूं कि आपका कोड क्रैश हो जाए, एप्लीकेशन क्रैश हो जाए ड्यूरिंग टेस्टिंग तो बड़ी बेइज्जती होती है। तो इस बेइज्जती से जो है अपने आप को बचाना है। तो आपने ऐसी सारी सिचुएशंस को हैंडल करना है कि अगर कोई यूजर मेरे कोड के साथ ये हरकत कर भी दे, मजाक में ही कर दे, तो मुझे अपने दिफा के लिए, अपने डिफेंस के लिए जो है ना कोड को मैनेज करना है। तो हम क्या करते हैं, हम फिर वहां पर हमें क्या करना होता है, हम यहाँ पर एक्सेप्शन को जो है वो हैंडल करते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए वी हैव, हमारे पास 2 कीवर्ड्स हैं। ठीक है, 2 कीवर्ड्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास ट्राई का कीवर्ड है और एक हमारे पास एक्सेप्ट का कीवर्ड है। ठीक है, मैंने क्या, ट्राई का कीवर्ड और एक्सेप्ट का कीवर्ड, और ट्राई का जो ब्लॉक है, ये ट्राई के अंदर ब्लॉक बना हुआ है, इंडेंट हुआ है। ठीक है, ट्राई हर वो लाइन ऑफ कोड जहां पर मुझे ये महसूस होगा कि यहाँ पर एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है, उस कोड को हम ट्राई करेंगे कि वो ट्राई के ब्लॉक में रखें। हमारी कोशिश ये होगी कि उसको ट्राई के ब्लॉक में रखें ताकि वो एरर जो है वो कैच हो। अब होगा क्या, जब एरर यहाँ पर आएगा, एरर जनरेट होगा, तो ये एरर जनरेट होते ही एक्सेप्ट के ब्लॉक के पास भागेगा। जैसे एरर जनरेट होगा फौरन हमारा कंट्रोल जो है वो कहाँ जाएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक के पास जाएगा और वहां पर मैंने लिखा हुआ है 0 डिवीजन एरर। अब जैसी एरर जनरेट होगा तो फौरन एक्सेप्ट के पास आएगा 0 डिवीजन एरर के पास, और वहां हमने जो भी मैसेज देना है वो हम मैसेज जो है वो यहाँ पर जो है रख देंगे। अब हमने क्या करा, मैंने कहा नंबर 5, मैंने कहा एक और नंबर 9, अभी दोनों वैलिड है, हमने यहाँ कोई एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुई। जब एक्सेप्शन नहीं जनरेट होगी तो एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं चलेगा। जब एक्सेप्शन नहीं जनरेट होगी तो एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं चलेगा, कोड हमारा यूजुअल मोड में चलता रहेगा। यहाँ पर ये डिवाइड किया उसने और सीधा वैल्यू जो है वो प्रिंट करा दी, कोई मसला नहीं हुआ। अब मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, मैंने कभी नंबर दे दिया 4 और दूसरा नंबर दे दिया 0। अब ये एक्सेप्शन जो है वो यहाँ जनरेट होगी। एक्सेप्शन जनरेट होने के बाद ये अब मामला जो है यहाँ से सीधा जो है वो कहाँ पहुंचेगा, एक्सेप्ट ब्लॉक। जो खूबसूरती है, वो खूबसूरती क्या है, वो ये है कि हमारे पास एक्सेप्ट जनरेट हुई यहाँ पर। ठीक है, और इसके फौरन बाद हम कहाँ पर पहुंच गए, एक्सेप्ट ब्लॉक में पहुंच गए। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक्सेप्शन जनरेट होने के बावजूद भी मेरा कोड जो है वो क्रैश नहीं हुआ। ठीक है, मेरा कोड जो है वो क्रैश नहीं हुआ है। मैंने यहाँ पर 0 डाला और स्मूथली जो है ना मैंने उसको कह दिया कि भाई इंसान बन जाओ, ऐसी वैल्यूज नहीं डालो। ठीक है,
अच्छा, ये फ्लो समझ में आया भी इसके अंदर? ये जैसी एक्सेप्शन जनरेट हुई है तो वो एक्सेप्शन जो है वो सीधी एक्सेप्ट ब्लॉक के पास आएगी और वहां पर जो है मैसेज चल जाएगा और हमारे पास एरर नहीं शो हो रहा। इंपॉर्टेंट ये है कि मेरी एप्लीकेशन जो है वो ब्रेक नहीं हुई, कोड जो है वो ब्रेक नहीं हुआ। और यहाँ पर अब मैं अगर कोई भी कोड लिखता हूँ वो आगे मेरा कोड जो है वो यूजुअल मीनिंग में जो है वो चलता रहेगा। एक्सेप्शन आने के बावजूद भी मेरा कोड जो है वो चल रहा है। ठीक है, कोई सवाल इसके अंदर तो पूछिए। हाँ भाई, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन। जी सर ये ट्राई कैच वाला काम कर रहा है ना पाइथन में, जैसे जी, अदर लैंग्वेजेस इसमें में ट्राई कैच होता है। अदर लैंग्वेज में ट्राई और कैच होता है, यहाँ पर ट्राई और एक्सेप्ट है। ठीक है सर। अच्छा, इसके अलावा अपने हमारे कुछ जैसे अपनी एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे होते हैं तो उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से ट्राई कैच को, कि भाई ये हाँ, अभी मैं आगे चलूंगा जी एक्सेप्शन के अंदर, तो हम वहाँ पर सारी बातें जो है अपने रूल्स और रेगुलेशन सारी जो है ना वो आएंगी इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, अभी तक कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया कि एक्सेप्शन क्या चीज है और हम एक्सेप्शन को कहाँ रखेंगे। अच्छा देखो, अब सवाल ये है, जब ये बात हमें समझ में आ गई कि एक्सेप्शन क्या होती है, एक्सेप्शन जब को हैंडल करने के लिए हम दो चीज इस्तेमाल करते हैं, ट्राई का ब्लॉक और एक्सेप्ट का ब्लॉक। ट्राई के ब्लॉक में हम वो कोड रखेंगे जहां एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं। अच्छा भाई ठीक है, अब मामला ये है कि मैं इस कोड को दोबारा चला रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर किया एंटर नंबर, या नंबर के बजाय मैं कोई कैरेक्टर डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने कोई कैरेक्टर डाल दिया, एंटर किया, यहाँ पर वैल्यू एरर आ गया। अच्छा, ये वैल्यू एरर भी जो है ये एक्सेप्शन है। ठीक है, कि रन टाइम के ऊपर जब मैं इनपुट डाल रहा हूँ तो वहां पर ये वैल्यू एरर आया। अब आप बोलेंगे एक्सेप्शन तो हमने हैंडल की थी, ठीक है, तो फिर ये एरर क्यों आ रहा है? तो ये एरर एक्सेप्शन हमने हैंडल की है। सबसे पहली बात तो जो एक्सेप्शन हैंडल की है वो जीरो डिवीजन की है, और दूसरी बात ये एरर आ रहा है इनपुट लेने पर यहाँ पर, और ये वाला कोड जो है वो ट्राई के अंदर रखा ही नहीं है। ठीक है, ये वाला कोड जो हमने ट्राई के अंदर रखा ही नहीं है। अगर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई यहाँ पर भी एक्सेप्शन आ सकती है, तो मुझे यहाँ पर इस पूरी लाइन को क्या करना पड़ेगा, ट्राई के अंदर जो है वो रखना पड़ेगा, कि मैंने इनपुट को भी ट्राई के अंदर रख दिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर कौन कौन से एरर जनरेट हो सकते हैं? ठीक है, अब यहाँ पर एक तो यहाँ पर ये जीरो डिवीजन का एरर आ सकता है, एक ये वैल्यू एरर भी आ सकता है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर और एक्सेप्ट लगाऊंगा, क्योंकि जीरो डिवीजन आएगा तो ये वाला एक्सेप्ट ब्लॉक के पास आ जाएगा। अगर वैल्यू एरर जैसे अभी आया है तो वैल्यू एरर, ये एरर आएगा तो मैं अब यहाँ पर क्या प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट वैल्यू एरर जनरेटेड एंड कॉट। वैल्यू एरर आया था और पकड़ के हमने क्या कर दिया, उसको कैच कर लिया। और यहाँ पर मैं दिख रहा हूँ भाई कि यहाँ पर जीरो डिवीजन एरर आया था जो पकड़ा गया और जनरेट हुआ और कॉल्ड हुआ। अच्छा, अब मैं इसको दोबारा चला, एंड ऑफ। अब देखो ये सिंटेक्स एरर है, ये मैं हैंडल करता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं एंड ऑफ लाइन का मतलब डबल। अब मैं इसको चलाता हूँ दोबारा, मैंने कहा एंटर अ नंबर, एक नंबर डाला 4, दूसरा नंबर डाला 8, ठीक है, और इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, कोई एरर नहीं आया, कोड मेरा एग्जैक्टली चल गया आगे, कोई इशू नहीं आया। अब मैं दोबारा आता हूँ, मैंने कहा इंटर नंबर 4, मैंने कहा इंटर नंबर 0,
आपके मैंने इसको चलाया, लेकिन कौन सी वाली एक्सेप्शन रेज हुई? 0 डिवीजन की एक्सेप्शन रेज हुई है और वही वाला एक्सेप्ट ब्लॉक जो है वो चल गया। यानी जब जो एक्सेप्शन रेज होगी वो अपनी टाइप के एक्सेप्ट ब्लॉक के पास खुद ही भागेगी। अगर आपने उसकी टाइप का एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं दिया है तो एक्सेप्शन कैच नहीं हो पाएगी, पहली बात। अब मैं इसको दोबारा चलाता हूँ। अब मैंने कहा अभी मेरे पास एक ये 4 है। अच्छा, दूसरी यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर मैं 5 डालने के बजाय मैं कैरेक्टर्स में 5 लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं जब इंटर करूँ ये वैल्यू एरर जनरेट हुआ, क्योंकि हमने इनपुट में इंटीजर लिया हुआ है, टाइप कास्ट किया हुआ है हम कैरेक्टर्स को, ठीक है। और दूसरा जो है वो 0 डिवीजन एरर आ सकता है, क्योंकि ये दोनों एरर यहाँ पे आ सकते हैं, लिहाजा मैंने इन दोनों एरर की एक्सेप्शन ब्लॉक जो है वो बनाए हुए। ठीक है, अब इन तीनों लाइनों में से अगर कोई सा भी इन दोनों में से एरर जनरेट होगा वो अपने एक्सेप्ट ब्लॉक के पास चला जाएगा। अच्छा, अगर एरर यहाँ जनरेट होगा तो यहीं से कोड वैल्यू एरर के पास चला जाएगा, उसके बाद की कोई लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेट्स सी कि ये अब मेरे पास इंटर नंबर, मैं इसको मैंने एम्प्टी छोड़ के जैसे इंटर दबाया तो एम्प्टी इनपुट डालना भी जो है वो क्या है, एक वैल्यू एरर है। ठीक है, और ये वैल्यू एरर जनरेट हुआ और उसने कहा भी आपने वैल्यू नहीं डाली, ये कैच कर लिया गया। अच्छा, दोबारा मैं चलाता हूँ इसको, मैंने अब 0 एरर जनरेट कराता हूँ, तो इस दफा जो है वो 0 डिवीजन एरर जो है वो आउट हो गया। ठीक है, अच्छा, इस चीज को अगर आपको समझने में मुश्किल हो रही है तो प्लीज आप मुझे दोबारा जो है ना बताएं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, ताकि मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करूं। सर ये काइंडली रिपीट कर दें। इसमें से क्या बात रिपीट करूं, मुझे कुछ बताएं ताकि मुझे अंदाजा हो कि आपको किस चीज में प्रॉब्लम हो रही है। सर ये जो एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट 0 डिवीजन एरर, ये नहीं समझ में आया। हर ट्राई ब्लॉक के साथ एक एक्सेप्ट ब्लॉक जो है वो लाजमी होगा। ठीक है, मैं दोबारा से इसको बाहर निकाल रहा हूँ और पीछे ले जाता हूँ। मेरे पास अभी जो है, पूरी बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ और ये भी हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं यूजर से इनपुट मांग रहा हूँ। यूजर ने एक इनपुट दिया, दूसरा इनपुट, यूजर ने 2 इनपुट दिए, ये 2 इनपुट दे दी। अब ये यहाँ पर अभी 4 डिवाइडेड बाई 5, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। ठीक है, इसका मतलब इस ट्राई ब्लॉक के अंदर अभी कोई लॉजिकल एरर जो है वो नहीं आ रहा। जब नहीं आ रहा कोई लॉजिकल एरर तो इसका मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं जनरेट हुई, और ये लाइन चलने के बाद डायरेक्ट ये लाइन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अच्छा, देखिए हो गई। अच्छा, अगर यहाँ पर हमने क्या किया, मुझे पता है यहाँ अगर यूजर ने 0 डाल दिया बी के अंदर तो 0 डिवीजन का एरर जो है वो आ सकता है। यहाँ पे उस एरर को मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर हैंडल किया हुआ है, बताया हुआ है कि अगर 0 डिवीजन का एरर आ जाए, अगर 0 डिवीजन का एरर आ जाए तो भाई कोड ब्रेक नहीं करना, आप ये वाली ब्लॉक जो है वो उसको रन कर देना। ये कब चलेगा भाई, जब मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि अगर 0 डिवीजन का एरर आ जाए तो वो फौरन इसके पास आएगा और ये लाइन एग्जीक्यूट कर देगा, कोड क्रैश नहीं होगा। लेट्स सी, ये हमारे पास 5 0, ये मैंने एंटर किया, ये आ गया। अब क्या सीन बना, 2 इनपुट डाले मैंने, इस बी में 0 आ गया। अब ये ट्राई में जैसे ही आया, इसने कहा भी 5 ये एरर ट्राई लगा हुआ है ना, ट्राई इसको फौरन ले जाएगा
अपने एक्सेप्ट के पास जो इसका एक्सेप्शन मैच हो रहा है, यहाँ पर अभी एक ही लिखा हुआ है, अगर बहुत सारे भी लिखे होंगे तो वो अपने वाले एरर के एक्सेप्ट के पास जाएगा जिसका नाम जीरो डिवीजन एरर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एरर जनरेट हो रहा है उसकी टाइप जो है जीरो डिवीजन एरर की है। ठीक है, तो वो इधर आ गया और ये एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, और हमारा कोड जो है वो आगे नॉर्मल जो है वो चलता रहा, कोई हमारी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम जो है वो नहीं आया, ये वाली बात जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। और एक और इम्पोर्टेंट बात, इस लाइन के नीचे अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी इतनी बात समझ में आई? यस जी, सर। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास यहाँ और भी एरर्स हो सकते हैं। जैसे मैं अगर ये वाली लाइन भी नीचे ले आऊं इस ब्लॉक के अंदर, तो हमारे पास यहाँ और भी एरर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नल वैल्यू का एरर जनरेट हो सकता है, वैल्यू एरर आ सकता है। ठीक है, ये मैंने इधर रख दिया। अब ट्राई जो है वो इन तीनों लाइनों पे नजर रखे हुए। पहले ट्राई के अंडर में सिर्फ एक लाइन थी, अब ट्राई इन तीनों लाइनों पे नजर रखा हुआ है। जैसे ही एरर जनरेट होगा, ट्राई फौरन इन एरर से बिलोंग करते हुए जो भी एक्सेप्ट ब्लॉक होगा उसके पास भेज देगा। अच्छा, अब चूंकि एक्सेप्ट ब्लॉक में मैंने यहाँ पर जो है वो लिख दिया 1। अब ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जा रहा है और इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो ये वाला 1 तो इंटीजर में कन्वर्ट हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर एक वैल्यू का एरर आएगा। अच्छा, क्योंकि वैल्यू का एरर आएगा तो ट्राई का काम क्या है कि फौरन जाके ढूंढेगा कि वैल्यू एरर का एक्सेप्ट ब्लॉक कहाँ है। वो उसको मिलेगा ही नहीं, जब मिलेगा ही नहीं तो कोड यकीनन जो है वो क्रैश हो जाएगा, हो गया। तो मुझे इसको हैंडल करने के लिए यहाँ पर एक्सेप्ट में एक वैल्यू एरर का ब्लॉक भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया भाई, एक वैल्यू एरर का ब्लॉक जो है वो दे दिया। ओके, मैंने वैल्यू एरर भी रख दिया यहाँ पर और जीरो भी रख दिया। अब अगर वैल्यू एरर आएगा, फॉर एग्जांपल कोई यहाँ 1 टाइप कर देता है, यहाँ पर इस जगह एरर जनरेट होगा, ट्राई ढूंढेगा इसका एक्सेप्ट कहाँ है, तो यहाँ रखा हुआ है, तो यह इसके पास भेज देगा और ये लाइन जो है वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। ओके, ये देखें। ठीक है, तो जिस किस्म का एरर जनरेट होगा उस किस्म के एक्सेप्ट ब्लॉक के पास जो है वो कंट्रोल चला जाएगा। अब बताएं, समझ में आई ये बात? जी बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर। यस सर, समझ Yes. आ जीरो सर मैं इसमें सर ये जीरो डिवीजन एरर और वैल्यू एरर ये इनके प्री डिफाइंड कीवर्ड हैं। हाँ, ये प्री डिफाइंड जो है ना हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक्सेप्शन क्लास के क्रिएट होते हैं। अभी मैं इसके आगे डिटेल में आपसे बात करूंगा कि अगर आपको नहीं मालूम कि भाई जो कौन सा एरर आए, ये वाला एरर आएगा उसका नाम क्या है पाइथन के अंदर, ये तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे एक्सेप्ट और स्पेस देके मैं टैब दबा दूंगा तो मेरे पास सारी चीजें आ जाएंगी। अर्थमेटिक एरर, assertion एरर, एट्रीब्यूट एरर, बेस एक्सेप्शन, ब्लॉकिंग एरर, बहुत सारे एरर आ रहे हैं। तो आप रेलेवेंट वाला नाम जो है वो यहाँ से ढूंढ सकते हैं कि वो कौन सा एरर जो है ना इसको सूट कर रहा है हमारी वाली एक्सेप्शन को। अच्छा, ये भी फिर भी एक मुश्किल काम है, हम आगे चलेंगे तो हमारा ये काम आसान हो जाएगा इंशाल्लाह, इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मैं आगे चलूं? सर ये हमने कोड अहेड क्यों लिखा है सर? ये मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर ताकि आपको समझ में आए कि जब एक्सेप्शन कैच हो गई है तो कोड हमारा आगे की लाइनें जो है वो कंटिन्यूअस मोड में चल रही हैं। ठीक है, यानी कोड एप्लीकेशन क्रैश नहीं हुई और आगे चल रही है। ठीक है
ये एक्सेप्ट ब्लॉक के बारे में, मतलब हम सिर्फ स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे हैं, क्या हम एक्सेप्ट में और भी प्रोग्राम लिख सकते हैं? हाँ, एक्सेप्ट के अंदर हम पूरा कोड नया लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट के अंदर जो है हम किसी भी किस्म का पूरे कोड लिख सकते हैं अपना, कि अगर एक्सेप्शन आ जाए तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाए, ये वाली एक्सेप्शन आ जाए तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। तो अपनी लॉजिक हम इसके बारे में बात करेंगे या मैं अभी क्वेश्चन पूछूं? पूछे 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 पूछे। नहीं तो अगर फॉर एग्जांपल जीरो डिवीजन एरर है और ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, तो फिर हम अपना कोड क्या एक्सेप्ट के अंदर डिफाइन करेंगे जब जीरो डिवीजन के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। अच्छा देखिए, अब आपका सवाल जो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पर उसने जीरो डिवीजन एरर डाल दिया, हमने एक्सेप्शन जीरो डिवीजन एरर में कैच कर ली, तो अच्छा आपके दिमाग में ये बात होगी जब वो जीरो जब मैं इनपुट ले रहा था तो ज़ाहिर किसी वजह से ले रहा हूँ ना, किसी काम करने के लिए ले रहा हूँ, वो मेरा काम तो वही रह गया, ऐसे ही है ना। जी बिल्कुल। जो मैं यहाँ करवाना चाह रहा था वो मेरा काम तो वैसे ही रह गया। यस। एप्लीकेशन सिर्फ उस चीज को ड्रॉप करके आगे बढ़ गई। तो मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ से बजाय मैसेज प्रिंट कराने के मैं यूजर से क्या कर सकता हूँ, दोबारा इनपुट मांग सकता हूँ कि भाई नई वैल्यू इनपुट दे दो, ठीक है, ताकि मेरा वो वाला प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहे। इट डिपेंड्स अपॉन कि आपका सिनारियो क्या है, आप किस तरह सोच रहे हैं, आपकी एप्लीकेशन क्या है, अपने हिसाब से आप जो है ना उसको यहाँ से राउट चेंज करके दोबारा वहीं घुमा के ले जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वही उधर ही दोबारा ले जाना है तो आप दोबारा से उस प्रोसेस को जो है शुरू करा दो, ठीक हो गया। जी थैंक यू सर। अच्छा अब यहाँ पर जो है ट्राई, एक्सेप्ट और मैंने यहाँ पर एक एल्स ब्लॉक भी लगाया हुआ है, ठीक है। देखिए कौन सा ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा इसको समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है ना। कि भाई अब मैंने कहा जब एक्सेप्शन आएगी तब ही एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा, अगर एक्सेप्शन नहीं आई सब कुछ नॉर्मल रहा तो कोई एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो फिर एक्सेप्शन नहीं आई, जब एक्सेप्शन नहीं आएगी तो फिर एल्स ब्लॉक चलेगा, और एक्सेप्शन आ गई तो एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा। एक्सेप्शन आ गई तो एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा, अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो फिर एल्स ब्लॉक जो है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। लेट्स सी कि हमारे पास ये हमारा कोड है, मैं कह रहा हूं अगर एक्सेप्शन नहीं आई तो एल्स ब्लॉक चलेगा, ठीक है। एल्स ब्लॉक चला, उसमें हमारा आंसर जो है वो प्रिंट हो गया। अगर एक्सेप्शन आ गई तो हमारा जो है वो एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अच्छा जी, अब आप यहाँ पर ये सोचना है कि यहाँ पर जो प्रिंट था वो तो वैसे ही चल रहा था, ठीक है, और यहाँ पर एल्स का क्या फायदा है, प्रिंट में तो वैसे ही मैं प्रिंट करा सकता था। मेरा सवाल समझ रहे हैं, जरा तवज्जो चाहिए इस सवाल को। केस ये है कि एक्सेप्शन अगर नहीं आ रही थी तो मेरा प्रिंट तो जो है वो चल रहा था, ठीक है, और एक्सेप्शन अगर आ रही थी तब भी जो है वो क्या चल रहा था, प्रिंट चल रहा था। यानी ये प्रिंट जो है एक्सेप्शन कॉट होने की सूरत में भी और ना आने की सूरत में भी दोनों में चल रहा था। लेकिन एल्स ब्लॉक लिख दिया है मैंने, तो एल्स ब्लॉक में जो कोड है वो कंडीशनल हो गया है। ये प्रिंट जो है ये अनकंडीशनल था, ये हर सूरत में जो है ना आ रहा था कि अगर एक्सेप्शन आई हैंडल हो गई तब भी ये चल जा रहा था, अगर एक्सेप्शन नहीं आई सब कुछ नॉर्मल चल रहा तब भी ये चल जा रहा था। तो ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो कोड होगा ये अनएक्सेप्शनल है कि ये एक्सेप्शन नहीं आई तब भी ये चल जाएगा, और एक्सेप्शन आई और हैंडल हो गई तब भी ये कोड जो है वो चल जाएगा। लेकिन एल्स ब्लॉक में रखने का मतलब क्या है, एल्स ब्लॉक में रखने का मतलब ये है कि ये एल्स ब्लॉक अब कंडीशनल हो गया कि अगर ट्राई में एक्सेप्शन नहीं आएगी तब ये एल्स ब्लॉक चलेगा,
नहीं आएगी तब ये ब्लॉक चलेगा, और आएगी तो एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ प्रिंट लगा दूं कोई सा, तो ये प्रिंट तो जो है वैसे ही ऊपर वाले प्रिंट की तरह है, जो अनकंडीशनल है, दोनों सूरतों में चलेगा। ठीक है, हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर भी कुछ कोड लिखा हुआ है, आप मुझे बताएं यहाँ कौन सी एक्सेप्शन जो है वो जनरेट होगी, सब लोग देखें जरा। इनपुट लिया जा रहा है, एक एम्प्टी एरे है हमारे पास, और हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर दो चीजें रखी हुई, एक ये डिवीजन रखा हुआ है और ये एरे का एलिमेंट जो है वो एक्सेस कर रहे हैं। क्या क्या चांसेस हैं एक्सेप्शन आने के? सर फर्स्ट टू तो वही आएंगे, एक जीरो डिवीजन का और एक वैल्यू का, दूसरा नल भी हो सकता है अगर हम दोनों एम्प्टी आप देते हैं। इधर देखें, वैल्यू एरर वाले को तो मैंने ट्राई में रखा ही नहीं है, वो तो क्रैश हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू एरर तो क्रैश हो जाएगा ना। अगर मुझे इसको भी पकड़ना है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, इसको यहाँ से उठा के ट्राई के ब्लॉक में रख देना चाहिए। तो अब तो अब आप अपनी बात ये कह सकते हैं कि यहाँ भी अब वैल्यू एरर आ सकता है, और क्या आ सकता है, नल वैल्यू भी आ सकता है कि दोनों एम्प्टी दे दे, तो दोनों एम्प्टी दे दे, जीरो डिवीजन आ सकता है। और यहाँ पे कौन सा एरर आएगा सर? डी के अंदर 5 को एक्सेस करा रहे हैं, तो हमने तो डी एम्प्टी डिफाइन किया हुआ है, एम्प्टी डिफाइन किया हुआ है, तो यहाँ पर रेंज आउट ऑफ बाउंड आएगा ना, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आएगा। एरे की रेंज जो है वो अब मैं इसको चला के देखता हूँ कौन कौन से एरर आ रहे हैं, ठीक है, ताकि बात समझ में आए। मैंने कहा अभी ये फर्स्ट लाइन तो वैसे चल गई, ये एरे क्रिएट हो गया, अब ट्राई में आया, इनपुट मांग लिया। सबसे पहला एरर इनपुट देते वक्त मैं क्या दे दूं, वहां पर वैल्यू ना दूं, उससे इंटर कर दूं, कोड क्रैश हो गया, वैल्यू एरर आ गया। क्यों क्रैश हो गया? क्योंकि वैल्यू एरर आया तो सही, और ट्राई जो है वो भागा उसको लेके कि भाई वैल्यू एरर आया, कहाँ हो तुम? वो कह रहा है यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ जीरो डिवीजन है। तो मजबूरन जो है एप्लीकेशन इंतकाल फरमा गई, पहली बात। दूसरी बात, मैं दोबारा इसको चलाता हूँ कि अगर वैल्यू एरर नहीं आया, 6 5 नॉर्मल दोनों इनपुट दे दिए, डिवीजन भी नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर फटेगा। देखते हो कौन सा एरर आता है, इंडेक्स एरर। कह रहा है लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, कि भाई जो आपके लिस्ट के इंडेक्स हैं उसके अंदर तो वैल्यू ही नहीं है, और आप 5वीं वैल्यू मांग रहे हैं, आउट ऑफ रेंज हो रहा। तो ये भी मैंने नहीं कैच किया हुआ, तो यहाँ पर वो एरर आया होगा, ट्राई उस एरर को लेके भागा होगा कि भाई ये कहाँ है इसका एक्सेप्ट, उसको नहीं मिला और इवेंचुअली ये मर गया। तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर 2 और एक्सेप्ट जो है वो लगाने चाहिए। एक तो वैल्यू वाला लगाना चाहिए, और सिर्फ सिंपल लिख देता हूँ, वैल्यू रिपोर्टेड, और दूसरा एम्प्टी, एक्सेप्ट एम्प्टी नहीं, ये हमारा एरर इंडेक्स एरर, यहाँ नाम लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, इंडेक्स एरर मैंने इधर लिख लिया अभी, प्रिंट इंडेक्स एरर रिपोर्टेड। अब मैंने 3 लगा लिए हैं, तो अब फ्लो आपको समझ में आ रहा है, जिस लाइन पे जो भी एरर जनरेट होगा वहीं से कंट्रोल जो है वो उस एक्सेप्ट के पास चला जाएगा, और अगर कोई एरर नहीं आया तो इवेंचुअली जो है वो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब मैं वैल्यू एरर जनरेट करता हूँ, पकड़ लिया। अब मैं इंडेक्स एरर जनरेट करता हूँ, पकड़ लिया, ठीक है। अब मैं जीरो डिवीजन एरर जनरेट करता हूँ, पकड़ लिया, ठीक है। क्यों क्या आएगा?
क्योंकि वहां पर कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर इंडेक्स एरर भी जो है वो नहीं आए तो फिर आखिर में क्या चलेगा, एल्स ब्लॉक चलेगा। मैंने इसको चलाया, ये वाला कोड दोबारा चल रहा है, ये आ गया। अब मैंने कहा 4 5, देखो सही नंबर डाले, ना वैल्यू एरर जनरेट करवाया, ना जीरो एरर जनरेट कराया, और इंडेक्स भी अब क्योंकि वहां मौजूद है लिहाजा इंडेक्स का एरर भी नहीं आया। तो डायरेक्ट कौन सी लाइन चली, फिर एल्स ब्लॉक चला जिसके अंदर सी की वैल्यू प्रिंट हो गई, यानी 4/5 पॉइंट। ये फ्लो समझ में आ गया सबको? अगर ये क्या हो गया, एक्सेप्ट वाला फ्लो कंप्लीट हो गया। एक्सक्यूज मी सर, आपकी स्क्रीन और वॉइस काफी स्टक हो रही है बार बार, और ये इंडेक्स एरर वाला दोबारा रिपीट कर दीजिए, नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, अभी नजर आ रही है स्क्रीन? जी सर। तो मैं ये कह रहा हूँ इस वक्त मैंने यहाँ पर D5 एक्सेस करना है, तो 5 यहाँ मौजूद है ना, ये इंडेक्स है 5, तो इसका मतलब यहाँ पर अब इंडेक्स एरर भी नहीं आएगा। और यहाँ मैं वैल्यू सही डालूंगा तो जीरो एरर भी नहीं आएगा, और यहाँ इनपुट भी सही डालूंगा तो वैल्यू एरर भी नहीं आएगा, मतलब कोई भी एरर नहीं आएगा। जब कोई भी एरर नहीं आएगा तो कोई भी एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं चलेगा। जब कोई भी एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं चलेगा तो फिर एल्स ब्लॉक चलेगा, क्योंकि इसको यूं समझ लें, जब एरर नहीं आएगा तो एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा, जब एरर आएगा तो वो ब्लॉक चलेगा जो एरर से मैच करता होगा। ठीक है, समरी कर दी मैंने सिंपल। जी सर ठीक है सर। अच्छा, ये आपने D5 दिया हुआ है, इसमें अगर हम यूजर इनपुट ले रहे हो तो फिर किसका हैंडल करेंगे, तो कुछ भी डाल सकते हैं? फिर वहां पर वही फिर हैंडल करना पड़ेगा उसको। अभी तो हमने D5 किया ना, यूजर इनपुट लेके इंडेक्स पे डालूंगा तो फिर उसको भी यहाँ पर जो है ना वो इंडेक्स एरर आएगा, वो हैंडल किया हुआ है मैंने। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जो है ना इसको एम्प्टी छोड़ता हूँ और यहाँ पर इंडेक्स लिख देता हूँ, और मैं यहाँ यूजर से इंडेक्स जो है वो इनपुट मांग लेता हूँ। आप वाली बात कर लेता हूँ जो आप कह रहे हैं। अब मैं इसको चलाता हूँ, हमने कहा नंबर दे दो, मैं नंबर दे दो, अब कह रहा है अभी इंडेक्स भी दे दो। अच्छा, इंडेक्स में क्या दे सकता हूँ, मेरे पास कितनी वैल्यूज है, 8 तक इंडेक्स मौजूद है। अगर मैंने इंडेक्स 9 दे दिया तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हुआ, तो अब इंडेक्स एरर आ जाएगा। ये मैंने इसको एंटर किया, इंडेक्स एरर आ गया। ठीक है, अगर इंडेक्स एरर कम होंगे, अभी कोई एरर नहीं आया, नॉर्मल रूटीन में प्रोग्राम चला है। ओके हो गई बात? जी, कोई सवाल है इसमें? ठीक है सर। गुड हो गया। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि भाई अगर मेरा कोड बड़ा है, उसके अंदर बहुत सारे एरर आने के चांसेस हैं, यानी यहाँ पे जब 3 है, कोई 50-60 एरर आने के चांसेस हैं, तो क्या मैं यही करता रहूंगा, एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट वैल्यू, एक्सेप्ट इंडेक्स, एक्सेप्ट आईओ, एक्सेप्ट फला, एक्सेप्ट फला? ये तो बड़ा हेक्टिक वाला काम हो जाएगा। और उसमें भी आई एम नॉट श्योर कि यूजर जो है ना वो कौन सी वैल्यू डाल के कौन सा एरर जनरेट करा देगा। तो मुझे सारे एरर के नाम पता होने चाहिए जो जो यूजर वैल्यू डाल के जो है जनरेट करा सकता है। अगर एक भी मिस हो गया और यूजर ने उसी किस्म की वैल्यू डाल दी तो हम जो है ना वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसका सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, इसका सॉल्यूशन जो है वो बड़ा सिंपल है कि आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट के अंदर जनरलाइज टू एक्सेप्ट एवरी काइंड ऑफ एरर, और उसके बाद ये मैसेज भी जो है वो प्रिंट हो जाएगा। लेट्स सी कैसा होता है या नहीं होता। हमने क्या किया अभी मैं अगर पहला वैल्यू एरर जनरेट कराऊं, अब मैंने यहाँ कोई वैल्यू बताया ना, बाउंड बताया है, ना
जीरो डिवीजन बताया, मैं पहला एरर वैल्यू जनरेट करता हूँ, देखो कैच दोबारा आता हूँ। अब मैं कहता हूँ वैल्यू एरर की बजाय अब मैं जीरो डिवीजन कराता हूँ, पकड़ लिया, ठीक है, ये भी कैच हो गया। अच्छा, अब मैं जीरो डिवीजन भी नहीं, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड पे ले जाता हूँ। थ्री नॉर्मल है, फॉर दोनों वैल्यूज जो हैं वो मैंने नॉर्मल प्रेस कर दिए। की दफा भी एक्सेप्शन आ गई। कौन सी एक्सेप्शन आई होगी इस दफा? इस दफा आई होगी ये वाली, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि हर दफा एरर तो, मेरी बात सुनिएगा तवज्जो से, हर दफा एरर तो आ रहा है, लेकिन कौन सी लाइन पे कौन सा वाला एरर आया है ये मुझे मालूम नहीं चल रहा है। मुझे सिर्फ ये नजर आ रहा है जो मैंने प्रिंट कराया कि यार ये एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन आई थी, उसको कैच कर लिया है, लेकिन वो क्या थी ये मालूम नहीं चल रहा है। मेरा सवाल समझ में आ गया? मसला समझ में आ? जी भाई जवाब दीजिए। जी सर सर, कुछ समझ भी में आ गया समझ सर। नहीं हम आया। यहाँ पे कैच करके उसको शो भी तो करा सकते हैं एक्सेप्शन को। उसी तरफ आ रहा हूँ कि पहले हमारा मसला ये था कि हमें बार बार नाम लिखने पड़ रहे थे और हमारे लिए मैंडेटरी हो गया था कि हमें सारे नाम मालूम हो। अब मैं उससे बचने की कोशिश की, मैंने कहा नाम नहीं यूज करते, जनरली एक्सेप्ट यूज कर लें। तो उसमें एक मसला आ रहा है कि वी आर नॉट गेटिंग द टाइप ऑफ एरर, हम टाइप ऑफ एरर हमारे पास नहीं आ रहा। तो इसका भी एक सॉल्यूशन फिर हम आगे अगले स्टेप पे निकाल रहे हैं, उसको देखिएगा। यहाँ पर हर तरह का एरर, चाहे अब कोई सी भी एक्सेप्शन हो जो पाइथन ने डिफाइन की है, उसको एक्सेप्शन की क्लास के अंदर रखा हुआ है उस एरर को, तो वो एरर जरूर यहाँ पकड़ा जाएगा, लेकिन वो है कौन सा ये नहीं पता चलेगा। इसको पकड़ने के लिए हमने क्या किया, हमने एक्सेप्ट के आगे एक्सेप्शन की पूरी क्लास जो है वो उठा ली। म्यूट कर लें अपने आप को। अच्छा, इसको पकड़ने के लिए हमने क्या किया, एक्सेप्शन के आगे अब मैंने यहाँ पर जैसे नाम लिखता था वो नहीं लिखा, बल्कि वो पूरी क्लास जिसके अंदर सारे एक्सेप्शन के एरर रखे हुए हैं वो यहाँ पर कॉल कर ली। ठीक है, पूरी एक्सेप्शन जो है यहाँ कॉल कर ली और उसको एक एज एलियस का नाम दे दिया। अब यहाँ गौर करिए क्या किया हमने, कहा हैंडल एरर और उस एरर का स्ट्रिंग निकाल के लाओ। इससे क्या होगा, जिस किस्म का भी एरर होगा उसका एग्जैक्ट स्ट्रिंग जो वहां डिफाइन हुआ होगा वो निकल के आएगा। देखिएगा अभी आप, यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है बिल्ट इन मैसेज प्रिंट करना है एक्सेप्शन का, तो एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई में जिस तरह की एक्सेप्शन आएगी वो इसका मैसेज खुद उठा के ले आएगा और इस कोड को खुद से रन करें, एक्सेप्शन रन रेस करके देखें। अब हमने क्या किया, यस आपकी स्क्रीन हट गई है, अभी आवाज स्क्रीन नहीं आ रही है? नहीं सर, आवाज भी स्टक हो रही है बार बार। अच्छा, किसी को नजर नहीं आ रही क्या मेरी स्क्रीन? वो सर नुमान जो है वो प्रेजेंटर बन गए हैं, आप उनसे कंट्रोल लें फिर सर। अच्छा, मैं दोबारा स्क्रीन जो है ना वो शेयर पे डालता हूँ। मैंने स्क्रीन शेयर में आया। अच्छा जी, अभी मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। अच्छा जी, देखें। अच्छा 2 मिनट जरा अजान हो रही है, मैं इसलिए खामोश हो रहा हूँ थोड़ा।
अच्छा जी, दोबारा बात करता हूँ। अब हमने यहाँ क्या कर लिया, किसी एक्सेप्शन का नाम यूज नहीं किया है, बल्कि एक्सेप्शन की क्लास यूज कर ली है, और उसके अंदर से मैंने बोला है कि भाई उसका मैसेज भी इसके साथ कॉन्कैटिनेट करा दो। तो अब जब मैं एक्सेप्शन जनरेट कराऊंगा, चाहे कोई सी भी कराऊं, वैल्यू एरर की कराऊं, जीरो डिवीजन की कराऊं, या फिर इंडेक्स आउट ऑफ रेंज की कराऊं, तो वो मेरे पास जो है कैच भी करेगा और उसका मैसेज भी शो करेगा। पहला मैं वैल्यू एरर करा देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको वैल्यू एरर कराया। देखो, हैंडल एरर किया ये इसके साथ हैंडल एरर, और जो उसका मैसेज है वो भी आ रहा है, इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10 1। अच्छा, अब मैंने किया अभी इंटर नंबर 3, और मैंने अब यहाँ जीरो डिवीजन किया, इसने मुझे बता दिया कौन सा एरर है, डिवीजन बाय जीरो एरर है। तो अब मुझे मैसेज भी मिल रहा है, पता भी चल रहा है, और मैं उस वाली परेशानी से भी बाहर निकल आया हूँ कि जो मुझे बार बार सारे नाम लिखने पड़ रहे थे एरर हैंडल करने के लिए। अच्छा, अब ना एरर है, ना जीरो है, ना वैल्यू एरर है। अब आएगा इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ये लिस्ट आउट ऑफ रेंज का एरर भी जो है पकड़ लिया उसने, कैच भी किया और मैसेज भी दिखाया, जो उसका बिल्ट इन मैसेज जो है वो मौजूद है। क्या किया हमने, एक्सेप्ट, किसी एरर का नाम नहीं लिखा, एक्सेप्शन और एज करके उसका एलियस बनाया और उसका स्ट्रिंग निकाल लिया। ठीक है, मैंने इसको इसलिए यहाँ पर हैंडल करा दिया ताकि आपको नजर आए कि ये यहाँ प्रिंट हो रहा है। कोई सवाल इसमें? नहीं, सवाल तो नहीं है, लेकिन अगर ये इतना ही आसान था तो फिर इतने 50,000 एरर बनाने की, मतलब लाइब्रेरी में डालने की जरूरत क्या थी? हाँ, बाज औकात ऐसा होता है कि आप जनरल नहीं यूज करते, आपको स्पेसिफिक ही चाहिए होता है, तो इसलिए वो हमें पढ़ना ही पड़ गया था। ये बिल्कुल वैसे ही है ना कि अब डायरेक्ट किसी को जो है ना वो ऐसे लिखना नहीं सिखा सकते, पहले उसको ग्रामर और एबीसीडी जो है वो पढ़ानी पड़ेगी। बाद में बोलेगा मुझे एबीसीडी इतनी लंबी क्यों पढ़ाई, भी डायरेक्ट पढ़ा देते। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए, इसको हटाऊं मैं। एक और कीवर्ड है, दैट इज फाइनली। ये फाइनली का जो कीवर्ड है, ठीक है, ये हर सूरत में चलता है। अच्छा, हर सूरत जब मैं कह रहा हूँ उसका मतलब ये है, एक्सेप्शन आई और मैंने कैच भी करी हुई है, तब तब एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा और फाइनली भी चलेगा। मैंने एक्सेप्शन आई, मैंने क्रैश अपना कैच नहीं की हुई, कोड मेरा क्रैश हो गया, क्रैश होने के बावजूद भी फाइनली ब्लॉक जो है वो क्या होगा, जरूर एग्जीक्यूट होगा। कोड पढ़ भी गया, एरर भी आ गया, लाल लाल हो गई स्क्रीन, लेकिन उसके बावजूद भी फाइनली जो है वो जरूर चलेगा। लेट्स सी कि हमने 5 और अभी डिवाइड बाय 5, ये तीनों एरर तो यहाँ से निकल गए। अब ये वाला एरर आएगा और ये हमने कैच भी नहीं किया है। जब कैच भी नहीं किया है तो कोड हमारा क्रैश हो जाएगा। क्रैश हो गया, लेकिन जाते जाते क्या रन कर गया, फाइनली रन कर गया, जाते जाते फाइनली रन कर गया। अच्छा, अब मैं इस लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ, इस लाइन को यहाँ से क्या शिफ्ट दबाना है, कंट्रोल दबाता हूँ। ठीक है, ये लाइन को मैंने हटा दिया। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, 5 3 और
कोई एरर नहीं आया, नॉर्मल कोड चला, कोई एरर नहीं आता तो एल्स ब्लॉक चलता है, ओके। लेकिन फाइनली तो हमेशा चलेगा, कोई चले ना चले, फाइनली तो हमेशा चलेगा। तो कहता ना कोई देखे ना देखे, कौन देखेगा? शब्बीर तो देखेगा। कोई चले ना चले, फाइनली तो चलेगा। बात समझ में आई? एरर आए ना आए, कोड क्रैश हो ना क्रैश हो, फाइनली ब्लॉक जरूर चलेगा। सर समझ तो आ गई है कि फाइनली जरूर चलेगा, लेकिन मैं समझने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जैसा पहले हमने इंडेंट के बगैर लिखा हुआ था और वो था प्रिंट स्टेटमेंट कोड हेड या कोड ऑन, वो हाँ, अभी तो चल ही रहा था चाहे जो मर्जी हो, लेकिन तो वो कोड फाइनली कौन सा लिखा है? क्रैश होने की सूरत में नहीं चल रहा था ना, एप्लीकेशन क्रैश होने की सूरत में नहीं चल रहा था ना वो। वापस आता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। वो एक्सेप्शंस थ्रो कर रहा था, लेकिन फिर भी वो नीचे, हाँ ये कोड हेड तो चल रहा था। नहीं नहीं, एक्सेप्शन थ्रो पे नहीं चल रहा था। मैं यहाँ पर जो है इंडेक्स एरर लगा देता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ इंडेक्स एरर। एक एरे बना दी मैंने, लिस्ट बना दी, और यहाँ लिस्ट का कोई मेंबर गेट कर लेता हूँ, 84। ठीक है, ये मेंबर गेट कर लिया मैंने। अब यहाँ मैं जनरेट करता हूँ, 5 5 कट गया, कहाँ चला? कोड अहेड नहीं चला। ठीक है, ठीक हो गया। तो फाइनली जो है वो थोड़ा सा निराला है। अच्छा, एक फाइनली लगाया, क्या 2 फाइनली लगा सकता हूँ? अच्छा, ये एग्जाम के सवाल होते हैं एग्जाम में आपको दे दिया तंग करने के लिए। तो क्या 2 फाइनली चल सकते हैं कोड में? नहीं चल सकते, एक ही फाइनली चल सकता है। ठीक है, तो आपके कोड में बहुत सारे एक्सेप्ट तो हो सकते हैं, लेकिन फाइनली एक ही होगा। आपके कोड में बहुत सारे ट्राई तो हो सकते हैं, बहुत सारे एक्सेप्ट भी हो सकते हैं, फाइनली एक ही होगा। क्या आपका कोड एक्सेप्ट के बगैर हो सकता है? ट्राई तो लगाया है, बट हम एक्सेप्ट नहीं लगा रहे, तो क्या ऐसा हो सकता है? चेक करते हैं, एक्सेप्ट को हटा देता हूँ। क्या मेरा कोड अब वैलिड है? एल्स ब्लॉक भी हटा देता हूँ। ट्राई है और फाइनली चलता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक ट्राई एक्सेप्ट के बगैर भी चल सकता है, पकड़ेगा नहीं वो और बात है, लेकिन सिंटैक्स एरर तो नहीं आ रहा। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये बात हो गई। सर मल्टीपल ट्राई, मल्टीपल फाइनली तो नहीं चलता, मल्टीपल ट्राई चल सकते हैं। हाँ, मल्टीपल ट्राई चल सकते हैं। मैं इसको अलग ट्राई में रखूं, जो इनपुट है उसको अलग ट्राई में रखूं, और यहाँ पे क्या करता हूं मैं, यहाँ पर एक ट्राई और बनाता हूँ और इसको अलग ट्राई में रखूं। 2 ट्राई बना दिए। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। इस ट्राई के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट जो है वो, अच्छा, अब ये ट्राई, ये दोनों ट्राई के नीचे ट्राई आ गए। मैं इस ट्राई को यहाँ से हटाता हूँ। इस ट्राई को, जो इनपुट है, मैं एक काम करता हूँ, ऐसे फॉर द टाइम बिंग इसको नीचे ले रहा हूँ, लॉजिक तो नहीं बन रही, यहाँ ले रहा हूँ। ठीक है, अब इस ट्राई के साथ जो है ये वाला एक्सेप्ट हो गया, और ये वाले ट्राई के साथ एक्सेप्ट नहीं है। अच्छा, एल्स को हटाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, चल रहा। तो एक ट्राई एक एक्सेप्ट, एक ट्राई बहुत सारे एक्सेप्ट, बहुत सारे ट्राई बहुत सारे एक्सेप्ट चल जाएंगे, लेकिन फाइनली एक ही होगा। सर मतलब ट्राई के नीचे ट्राई और फिर एक्सेप्ट, ये चीज हो जाएगी। ट्राई के नीचे ट्राई नहीं आ रहा, ट्राई हाँ के नीचे नहीं, एक्सेप्ट होगा, फिर दूसरा ट्राई एक्सेप्ट बना लो। अच्छा अच्छा, मतलब नेस्टेड ट्राई नहीं हो सकते। हाँ हाँ, हाँ सर, और दूसरा ये फाइनली का पर्पस। नहीं नहीं, नेस्टेड ट्राई हो सकता है। ये मल्टी ट्राई आप कर रहे थे ना, एक के नीचे एक ट्राई, एक के अंदर ट्राई के अंदर ट्राई हो सकता है। ट्राई के अंदर ट्राई हो सकता है, अच्छा ठीक हाँ। है।
सर अब फाइनली का पर्पस क्या होगा, और दूसरा कि थ्रो का जो कीवर्ड होता है ट्राई कैच थ्रो, वो आपने यूज नहीं किया, उसमें क्या होता है पाइथन में? यहाँ पर जो है ना थ्रो का कीवर्ड नहीं होता, यहाँ पर रेज का कीवर्ड होता है। वही काम जो थ्रो करता है वही काम यहाँ पर रेज का कीवर्ड करता है। वो अगला हमारा टॉपिक है, नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है, रेजिंग अवर ऑन एक्सेप्शन। ठीक है, तो अभी उसकी बात करते हैं। सर फाइनली का पर्पस क्या है? फाइनली का पर्पस क्या होता है? फाइनली ये तो यूज केस के हिसाब से चल सकता है। जो इस वक्त मेरे जहन में बात आ रही है वो ये है कि फॉर एग्जांपल आप यूजर से बहुत सारा डाटा इनपुट ले रहे हैं और जैसे ही आपने प्रोसेस करवाया पता चला यूजर ने एक आध वैल्यू गलत डाली हुई थी, कोड जो है ना क्या हो गया, क्रैश भी नहीं हुआ, चलो आपने एक्सेप्शन हैंडल की हुई थी, लेकिन वो कोड तो नहीं चलेगा। वो जो सारा डाटा डाला था उसका क्या करूँ? तो माइट बी कि मैं फाइनली के अंदर जो है ऐसा फंक्शन लिख दूं कि जो क्रैश होने से पहले या एक्सेप्शन हैंडल होने से पहले उस कोड को जो है वो डेटाबेस में स्टोर करा दे या कहीं स्टोर करा दे। अब वो कोड अगर क्रैश भी होता है तो फाइनली अपना काम जो है वो कर चुका होगा। जैसे होता है ना जहाज क्रैश हो जाए तो ब्लैक बॉक्स लाजमी होता है, उसके अंदर जो है वो चीज़ें मिल जाती है। फाइनली हमारा ब्लैक बॉक्स की तरह काम कर सकता है कि हम इसके अंदर वो चीज़ें रख दें जो हमें लाजमन करवानी है, चाहे एप्लीकेशन ब्रेक हो या ना हो। ठीक है, ठीक। अब वो क्या चीजें होंगी वो आपका यूज केस है। जैसे ही आप एप्लीकेशन या लॉजिक लिख रहे होंगे तो वैसा मसला जो है ना वो चलेगा। अब अगली जो बात हम करने जा रहे हैं, रेजिंग आवर ऑन एक्सेप्शन। कि हम अभी जितनी भी एक्सेप्शन थी ये पाइथन में डिफाइन करी हुई है ना, मेरी बात सुनिएगा। ये अभी तक ये जितने भी एरर हम कैच कर रहे हैं ये सारे के सारे पाइथन में डिफाइन करके रखे हुए हैं। ठीक है, हम अपना भी कोई एरर बना सकते हैं जो सिंटैक्स वाइज तो सही होता है लेकिन मेरी लॉजिक के मुताबिक नॉट एक्सेप्टेबल है, अनवांटेड कंडीशन है मेरे लिए वो अनवांटेड कंडीशन है। मैं उसके ऊपर एक्सेप्शन थ्रो करना चाहता हूँ, पाइथन ने उसको नहीं किया हुआ, मैं अपनी एक्सेप्शन बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अपनी एक्सेप्शन में क्या करूँ, हम अपनी एक्सेप्शन रेज कराएंगे और सारी चीजें करेंगे। यहाँ पर मैंने क्लास बनाई है, अभी क्योंकि ऑब्जेक्ट आपने क्लासेस हैं इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ समझ पड़ेगा। सिर्फ ये समझना पड़ेगा कि वी आर रेजिंग अवर ऑन एक्सेप्शन। ये स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट की जो है ना वो क्लास बनी, स्टूडेंट क्रिएट हो रहा है, मैंने एक्सेप्शन लगाई थी कि स्टूडेंट की एज मांगी जाएगी। ठीक है, और स्टूडेंट जो है वो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा, लेकिन वो एज जो है अगर 80 साल से ज्यादा डाल दिया आपने, यानी अगर कोई स्टूडेंट आता है एडमिशन लेने की वो मोर देन 80 है या वो स्टूडेंट की एज जो है वो लेस देन 16 है। अच्छा, ये मोर देन 80 होना और लेस देन 16 होना ये तो पाइथन का डिफाइंड एरर नहीं है, पाइथन की डिफाइंड एक्सेप्शन नहीं है, बट आई एम डिफाइनिंग आवर ओन एक्सेप्शन। तो क्या हो गया अभी, ऐसी सूरत में आप क्या कर देना, रेज कर देना एक्सेप्शन, और क्या लिखा हुआ आ जाएगा कि एज कैन नॉट बी ग्रेटर देन 80 एंड लेस देन 16। चेक करते हैं इसको। इंटर स्टूडेंट की एज डालो, मैंने कहा जी 90, जैसी 90 डाली वैसी एक्सेप्शन आ गई। क्या एक्सेप्शन आ गई? एज कैन नॉट बी ग्रेटर देन 80 लेस देन 16। अब ये जहन में रहे कि ये एज के अंदर 90 नहीं जाएगा, ये कोई एबनॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये ना पाइथन का सिंटैक्स एरर है ना पाइथन में इसको एक्सेप्शन वाले केस में डाला हुआ है, लेकिन ये हम खुद अपनी बना रहे हैं, इसलिए हमने अपनी बिल्टन एक्सेप्शन में इसको रख दिया है कि भी एक्सेप्शन जो है वो थ्रो कर देना। समझ में आई ये बात? कोई सवाल इसमें? जी ठीक है सर। ठीक हो गया। अब इसको हैंडल करना है ज़ाहिर है, अभी तो रेज हुई है ना, पकड़ना भी तो है, पकड़ेंगे कैसे? डिफाइन इनिशियलाइजर ये बता दें प्लीज। ये आपसे कहा कि अभी आपने ऑब्जेक्ट और क्लासेस नहीं पढ़ी इसलिए इसको आप पी जाएं, इसकी तरफ तवज्जो ना दें अभी, बस ये समझ लें कि स्टूडेंट की एज मांगी जा रही है और एज अगर ग्रेटर देन 80 हो जाए
और 16 हो तो एक्सेप्शन थ्रो कर दो। इसको समझ लेंगे, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, कैच करना। ओके, कैच करने के लिए मैंने एज और एज लेस देन, कैच करने के लिए मैंने क्या किया अभी, इस जहां पर एज इनपुट की जा रही है उसको मैंने ट्राई में रख दिया और ये कह दिया है कि जब एरर आए तो यहाँ पर एक्सेप्शन पकड़ लेगी जनरल वाली और उसका मैसेज भी जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अगर एरर नहीं आएगा तो एल्स में एज प्रिंट हो जाएगी। लेट्स सी, स्टूडेंट एज, मैंने कहा जी स्टूडेंट एज है 45, वैलिड एज प्रिंट हो गई। ओके, कोई मसला नहीं हुआ, स्टूडेंट की एज ऑब्जेक्ट की रेट हो गया, ठीक है। मैंने कहा एज 10 पे एक्सेप्शन आएगी, तो यहाँ पर मैंने जस्ट एग्जीक्यूट किया, देखो पकड़ी गई एक्सेप्शन और वहां उसने मैसेज भी दे दिया कि एज कैन नॉट बी ग्रेटर देन 80। 80, अब मैं अब मैसेज अगर सही कर दूं 80 और लेस देन, ठीक है, ये आ गया। दूसरे केस में मैंने कहा ये 100 साल का है, यहाँ पर भी एक्सेप्शन आ गया। दोनों सूटों में एक्सेप्शन हमने अपनी रेज भी करी और उसको कैच भी करा। ओके हो गई बात, कोई सवाल इसमें? सर रेज ऊपर किया आपने? रेज यहाँ पर किया, जहाँ पे टेस्ट होगा ना, ठीक है ठीक है। ये वैसे ही थ्रो है जो आप बात कर रहे थे ना, थ्रो का कीवर्ड यूज कर। ठीक है। अच्छा जी, अभी यहाँ पर मैसेज थ्रो करने के लिए ये एडवांस बात है लेकिन मैं कर रहा हूँ। एक्सेप्शन जो है वो हमने यहाँ पर यूज किया है पाइथन वाला, जो पाइथन की बिल्ट इन एक्सेप्शन की जो आपके पास पैकेज है वो यूज किया है। मैं एक्सेप्शन की क्लास भी अपनी बना सकता हूँ जो मैंने नीचे बनाई हुई यहाँ पर, स्टूडेंट एज एक्सेप्शन, ठीक है। और अपनी ही क्लास का नाम जो है मैंने यहाँ पर यूज किया है, स्टूडेंट एज एक्सेप्शन। अब जब एरर आएगा, जैसे यहाँ पर एरर आया तो यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ रहा है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन की क्लास लिखी हुई नहीं आ रही। अच्छा, ये समझ में ना आए तो छोड़ दीजिएगा प्लीज, अवॉइड कर दीजिएगा, बाद में क्लासेस के बाद समझ में आ जाएगा। तो एरर नहीं आया, ठीक है। 90 देखो आ गई, क्या लिखा, स्टूडेंट एज एक्सेप्शन। यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट एज एक्सेप्शन। अब इसको कैच, आपके पास कैच भी हो जाएगी, ठीक है, कैच होगी और ये मैसेज आ गया, ठीक है जी। एक इसको बाद में आप थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा, ये नोटबुक आपको दे दूंगा जब। अभी बस ये है, तो रिव्यू करते हैं हम एक बार फिर ऊपर से नीचे तक, ठीक है। क्या क्या हमने पढ़ लिया एक्सेप्शन में, कोशिश करिए कि सारी चीजें कवर हो जाए, कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाए, मुख्तलिफ स्टाइल में एक्सेप्शन भी कवर हो जाए। अब ये आप लोग बताएंगे कि कितना समझ में आया। जी भाई, कितना समझ में आया भाई? हाँ जी, मैं जाके देखता हूँ, तो बोल देना थोड़ा टाइम लगेगा, पता नहीं कौन है, देखता हूँ। बोले भाई स्टूडेंट, समझ में आ गई ये बात? कोई चीज रिपीट करनी है? या फिर हम अगले टॉपिक पे चलें? जी सर, समझ में आ गया। क्लियर है। जबरदस्त होगी।
ठीक है, फिर भी आप इसको जो है पूरी नोटबुक को दोबारा रन करिएगा बाद में वीक डेज में व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे एड्रेस करके अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है तो पूछ लीजिएगा। ओके जी, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है फाइल्स। ये फाइल्स क्या होती हैं? फाइल वैसी है जैसे नोटपैड की फाइल, टेक्स्ट फाइल, वर्ड की फाइल, एक्सेल की फाइल, वही फाइल है। अभी तक हमने जितना भी नोटबुक के अंदर काम किया है, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे भी कहता हूँ फॉर लूप यूज किया मैंने, और नंबर इन रेंज, मैंने कहा कि नंबर जनरेट कर दो 10 तक, ठीक है, और प्रिंट करा दो, नंबर भी प्रिंट करा दो प्लस जो है ना साथ साथ नाम भी प्रिंट करा दो। उसने कर दिया, ठीक है। तो ये है कि ये जो नाम और ये प्रिंट हुआ है, ये अभी ये वेरिएबल क्रिएट हुआ है और मेमोरी में ये चले गए, मेमोरी में ये चले गए। लेकिन जैसे ही मैं अपनी नोटबुक को बंद करूंगा, शट डाउन करूंगा, मैं लीव किया, मैंने यहाँ होम पर आया, ये मेरी फाइल की है, मैंने कहा इसको शट डाउन कर दूँ, शट डाउन हो गया। शट डाउन होने के बाद ये मेमोरी से सारा डाटा क्या हो गया? क्लियर हो गया। मेमोरी से सारा डाटा क्लियर हो गया। तो जितना भी डाटा हम अपने नोटबुक पे जनरेट कर रहे हैं, वो सारा डाटा जो है, जो हमारा सिस्टम शट डाउन हो रहा है या हमारी नोटबुक शट डाउन हो रही है, तो उस केस में वो सारा डाटा जो है वो गायब हो जाएगा। व्हाट इफ मैं अपने डाटा को परमानेंटली जनरेट करा सकूं? परमानेंटली जनरेट करा सकूं मतलब जनरेट तो होता ही है वो, लेकिन मैं उसे एक्सटर्नली नोटबुक के अलावा किसी फाइल के अंदर सेव करा दूं, ताकि बाद में जब मैं नोटबुक बंद जाए, बाद में मैं सिस्टम खोलूं तो मेरे पास वो जो जनरेटेड डाटा है वो मेरी किसी फाइल के अंदर मौजूद हो। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया? ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि वो डाटा जो है मेरी फाइल के अंदर जनरेट तो सेव होना चाहिए। उस काम के लिए मैं अपने डाटा को यहाँ नोटबुक से उठा के अपनी फाइल में ले जाऊंगा। अभी जितना हमारा कवर करना है वो सिर्फ, वैसे आपने एक्सेल को रीड करना और मेरे साथ सीख लिया होगा क्लास में, तो वहाँ से डाटा कैसे उठाते हैं, बंद कैसे करते हैं, उसके लिए हम करते क्या है, हमारे पास एक जो है ओपन का फंक्शन है। ये ओपन का फंक्शन, इसका सिंटैक्स देखिए, सिग्नेचर क्या है। एक फाइल मांगता है और दो चीजें लाजमी मांगता है, फाइल और मूड। बाकी चीजें हैं, अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अभी इतना ही अगर हमें पता चल जाए, फाइल और मूड, ठीक है। ये फाइल मांगता है और मूड मांगता है। अच्छा, मूड क्या चीज है पहले मैं यहाँ लिखता हूँ। ये हमारे पास पहली चीज है ओपन का फंक्शन, फाइल का मूड। फाइल के मूड में फाइल जो है वो किस मूड में ओपन करेंगे? फाइल मूड जो है फाइल वो रीड हो सकता है, ठीक है, वो राइट हो सकता है, वो फाइल का मूड जो है वो अपेंड मूड हो सकता है, और फाइल का मूड जो है वो राइट प्लस हो सकता है। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फाइल का मूड जो है वो रीड प्लस हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फाइल का मूड जो है वो एक और होता है, दैट इज बाइनरी, ठीक है, बाइनरी मूड भी होता है। अभी सर स्किप बाइनरी आसान चीज है, पास जो है वो फाइल के मूड है, फाइल है, तो इसको बाइनरी करते हैं। हमारे पास ओपन का फंक्शन है, ठीक है, ओपन का फंक्शन भी होता है और एक विद के साथ स्टेटमेंट के साथ ओपन का फंक्शन होता है। अभी मैं विद ओपन से करना है, और मैं अपने और यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करी, फाइल मैंने
फाइल का नाम लिख देता हूँ यहाँ, फाइल 1 में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि टेक्स्ट, दिस इज फाइल 1 ऑफ माई फाइल टॉपिक। There will be many lines of in this file। मैंने इसको सेव कर दिया, सेव हो गया फाइल में। अब ये फाइल मौजूद है, मैंने उस डेटा को रीड कराना है एक फाइल से अपनी नोटबुक के अंदर लेके आना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर फाइल का नाम दूंगा, file1.text, ठीक है, file1.text। अच्छा, अभी मैंने यहाँ देखा था कि बाय डिफॉल्ट जो मूड है वो इसका रीड मूड है आर। अगर मैं कोई मूड ना लिखूं तब मेरे पास रीड मूड चलता है। चलो मैं लिख देता हूँ, विल ओपन फाइल 1.txt एज, एक यहाँ पर क्या करूंगा, हैंडल बनाऊंगा, एक हैंडलर बनाता हूँ, इसका नाम है एफ। ये एफ के थ्रू हम फाइल को हैंडल करेंगे। ये कुछ भी नाम हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो, फाइल हो, एफ हो, कुछ भी नाम हो सकता है। अब मैं एफ के अंदर जो है आई विल सी कि मेरे पास जो है वो कौन कौन से फंक्शन आ रहे हैं। फाइल लोड करने के लिए फंक्शन है, मूव, नेम, रीड, कॉल ले लेंगे, बंदा सही बाहर आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार मैं एक क्लास ले रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, थोड़ी देर वेट करिए, ठीक है, मैंने भूल गया, ठीक है, आ रहा हूँ। अच्छा, एफ बहुत सारे फंक्शन आ रहे हैं, हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं रीड का फंक्शन, फाइल डॉट रीड। अब ये फाइल डॉट रीड का फंक्शन जब फाइल के अंदर जाएगा, ओपन रीड करेगा, तो रीड करेगा तो कुछ वो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल में सेव करा लेता हूँ, कंटेंट, कोई भी नाम रख लें वेरिएबल का नाम, ठीक है, इस कंटेंट में आ गया। अब इस कंटेंट को यहाँ पर क्या करता हूँ, वो कंटेंट क्या है, और मेरे पास वो फाइल के अंदर से पूरा वो रीड होके मेरे पास यहाँ पर आ गया कंटेंट के अंदर। बात समझ में आई? हाँ जी, कैसे मैंने रीड किया? यस सर। अच्छा, अब रीड का फंक्शन है हमारे पास, ये मैंने देख लिया। अच्छा, विद ओपन, जब हमने फाइल को ओपन, अच्छा यही काम मैं यूं कर सकता हूँ, ओपन फाइल 1.txt का रीड मोड, ठीक है, ओपन करा के मैंने यहाँ पर इसको एक नाम सर बाइनरी फाइल को भी रीड करवा सकते हैं? कर लेंगे, वो इंशाल्लाह आज की क्लास हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा टाइम कम होगा, तो मैं करवा दूंगा उसको, बाइनरी मोड जो है वो कैसे इस्तेमाल होगा, ठीक है। ओके सर। ये मैंने एफ ओपन फाइल कराया और उसको एक वेरिएबल में ऑब्जेक्ट इसका यहाँ रख दिया। अब इस एफ की मदद से मैं रीड कर सकता हूँ, एफ डॉट रीड, और कंटेंट मैंने सी में डाल दिया और प्रिंट करा दिया, हमारे पास ये आ गया। अच्छा, लेकिन अब मैं दोबारा जो है ना, जरा गौर करिएगा, मैं दोबारा जो है फाइल को
रीड करना चाह रहा हूँ। ओपन फाइल 1 है, नाम वो लिखा है फाइल 1.txt। देखिए अब सीन ये है कि जब ये फाइल हमने क्या करी है, इस तरह ओपन करी और एक फाइल मैंने इस तरह ओपन करी है, ठीक है। अब हो रही है कि जब मैं फाइल इस तरह ओपन करूंगा तो वो फाइल ओपन ही रहेगी जब तक मैं उसको f डॉट क्लोज नहीं करूंगा, ठीक है। फाइल जो है वो अब क्लोज हो गई, फाइल क्लोज हो गई। अब मैं कहूँ कि भाई f डॉट रीड चलो, ठीक है, तो ये क्या कहेगा अभी कि आप एक क्लोज फाइल के ऊपर f डॉट रीड चला रहे हैं, तो f तो बना हुआ था ना, ठीक है। जब तक फाइल ओपन रहेगी हम उसको बार बार क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सर जो फर्स्ट वाला जी जो फर्स्ट वाला केस था उसमें आपने हैंडलर प्रोवाइड किया था, तो उसमें फाइल पहले वाले केस में विद ओपन के केस में क्या होता है, विद ओपन के केस में जब तक आप उसकी बॉडी में रहते हैं फाइल ओपन रहती है, जैसे ही आप उसकी बॉडी से बाहर निकलते हैं फाइल ऑटोमेटिकली वो क्लोज कर देता है अपने बिहाफ पे। राइट एक्सटर्नली जो है एक्सक्लूसिवली फाइल को क्लोज नहीं करना पड़ता जैसे इस वाले केस में करना पड़ गया, ठीक है। अच्छा ये तो था रीड। अब हम बात करते हैं राइट मोड की। मैंने कहा जी विद ओपन, मेरी फाइल का नाम क्या है, फाइल 1.txt, और मूड अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ राइट का मूड, राइट मूड एज एफ डॉट राइट करवा रहा हूँ। क्या राइट करवाना हूँ ये बता रहा हूँ अभी। हेलो आई एम इन राइट मूड, ये मैं उसी फाइल में राइट करवा रहा हूँ। कौन सी फाइल में, जो मेरी ये वाली फाइल थी जिसमें ये टेक्स्ट लिखा हुआ, मैंने राइट करवाया और राइट चल गया। राइट चलने के बाद मैं जाके चेक करता हूँ कि मेरी उस फाइल में राइट हुआ या मेरी फाइल थी ये नाम फाइल 1.txt, तो मैंने ओपन करी तो मुझे यहाँ जो प्रीवियस लिखा हुआ था टेक्स्ट वो सारा टेक्स्ट खत्म हो गया और नया टेक्स्ट जो है वो आपके पास यहाँ पर नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डब्लू मूड है, डब्लू मूड में अगर आप किसी फाइल करें और उसमें राइट कराएंगे तो प्रीवियस सारा टेक्स्ट ओवरराइड हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह नया टेक्स्ट आ जाएगा। इवन के मैं दोबारा मैंने कहा जी फाइल 1.txt और मैं दोबारा इसको डब्ल्यू मोड में गया और मैंने कहा जी एफ, ठीक है, एफ डॉट राइट, राइट के बाद मैंने बोला अब मैं दोबारा इस फाइल को यहाँ खोलता हूँ तो सॉरी ये आ गया फाइल, मेरी कौन सी थी, फाइल 1 थी, यहाँ मैंने फाइल 1, फाइल 1 में गया और ऐसे हमारा क्या कर दिया, ओवरराइड था। जब भी ऐसा कब होगा, जब मैं ओपन से बाहर निकल जाऊंगा तो फाइल क्लोज हो जाएगी और दोबारा जब फाइल ओपन करूंगा तो पुराना कोड ओवरराइड हो जाएगा। यहाँ रहते हुए क्या करूं, बार बार लाइंस लिखते रहूं
ठीक है। तो फिर ओवर होगा, बल्कि अभी उसी फाइल के अंदर है, अब ये उसी फाइल के अंदर है, और ये मैं इसको दोबारा चलाऊं फाइल 1, ठीक है, ये आ गया। आ रही बात? तो एक ही फाइल में रहते हुए अगर बार बार राइट कराऊंगा तो वी हैव नो इश्यू, वो करता जाएगा। क्योंकि अब आप बोलेंगे लाइन चेंज नहीं हो रही, तो यू कैन चेंज लाइन। आप यहाँ पर जो है वो /n देते रहें, इधर भी /n दे दें। चेक कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से कॉन्केटिनेशन में देना पड़ेगा, एक बार ट्राई मारता हूँ। मैंने ये चलाया, फाइल txt में दोबारा गया, इसको उठाया, आ गया, ठीक है। अब लाइन जो है वो क्या हो चेंज भी हो रही है। अच्छा जी, ये बात हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि W मोड में जब भी फाइल खुलेगी, दोबारा से नए ऑब्जेक्ट के साथ जब भी फाइल खुलेगी, तो पुराना सारा टेक्स्ट जो है वो ओवरराइट हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैं एक काम करने जा रहा हूँ विद ओपन। मैं यहाँ पर एक फाइल लेता हूँ abc.txt, बल्कि इसका नाम रखता हूँ myfile.txt, और इसको मैं W मोड में, पहले R मोड में काम करता हूँ। R मोड में काम किया, ठीक है। मैंने कहा अभी एज t, मतलब t.read, रीड करो। जब मैं रीड कराऊंगा तो ये फाइल क्योंकि मैंने बनाई भी नहीं, तो हमारे पास एरर क्या आ रहा है, फाइल नॉट फाउंड एरर, ये भी एक्सेप्शन है, ठीक है। नो सच डायरेक्टरी और फाइल। तो अगर यहाँ पर एक्सेप्शन लगानी हो तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्राई, और एक्सेप्ट में क्या करना पड़ेगा अभी, एक्सेप्ट कौन सा एरर है अभी, फाइल नॉट फाउंड एरर, और यहाँ पर प्रिंट करा दूंगा कि भाई फाइल you are looking for is not available। अब क्या होगा, मेरा कोड जो है वो क्रैश नहीं होगा। इंटेंट, अब फाइल नहीं भी है, एक्सेप्शन हैंडल करी भी है, और मेरा कोड जो है वो क्रैश नहीं हो रहा। अच्छा, लेकिन फाइल चूंकि मौजूद नहीं है इसलिए वो रीड नहीं कर पा रहा। लेकिन ये केस है रीड मोड के लिए। इफ वी गो विद दिस in the write mode with open my file, write mode as t.write। अगर मैं राइट मोड में जाऊं और उससे बोलूं राइट करो हेलो आई एम राइटिंग, ये फाइल मौजूद नहीं है, लेकिन अब एरर नहीं आएगा क्योंकि राइट मोड के अंदर अगर फाइल एग्जिस्ट ना भी करती हो तो फाइल क्रिएट करता है पहले, और फिर उसमें राइट भी कर देता है, ठीक है। याद रखेगी बात, W मोड में फाइल क्रिएट भी होगी और उसके अंदर वो राइट भी कर देगा, फाइल क्रिएट भी होगी और राइट भी कर देगा। R मोड के अंदर सिर्फ फाइल के रीड करेगा, अगर नहीं है तो फिर वो एरर शो करेगा। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है जी भाई? हेलो, इसको बोल दो भाई। यस सर। ओके हो गया। जी सर, क्लियर हो गया। अब हम दूसरे मूड की तरफ आते हैं कि अगर मैं अपनी पुरानी फाइल में दोबारा राइट कराने जाऊं फाइल क्लोज होने के बाद, तो मेरा सारा कंटेंट जो है वो गायब हो जाता है। तो एक और मूड जो है वो अपनाएंगे हम विद ओपन रीड एंड राइट myfile.txt, और ये मूड हमारे पास होगा अपेंड मूड। अपेंड मूड में मैं राइट कराऊंगा मूड में। सर ये RWA प्रीडिफाइंड वर्ड्स हैं इसके?
जी जी जी, ये प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं जिसकी वजह से उसको मूड का पता चल रहा है। अब मैं अपेंड मूड में जब राइट कराऊंगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा भाई, नेक्स्ट लाइन पे ले जाओ पहले, उसके बाद उसको बोलो आई एम राइटिंग नाउ इन मूड। ओके, ये हो गया, ये मैंने चलाया। अपनी फाइल को जाके देखता हूँ, माई फाइल डॉट txt, और ये देखो अपेंड हो गया। अपेंड क्या करेगा, अपेंड उसको ओवरराइड करने नहीं देगा, बल्कि जहां तक लिखा हुआ है उसके आगे से जो है वो काम शुरू कर देगा। ठीक हो गया, कोई सवाल इसमें? अच्छा जी, एक और हमारे पास मूड है विद ओपन आई फाइल डॉट txt। ये मूड है हमारे पास आर प्लस। ठीक है, आर प्लस मूड क्या करता है, रीड एंड राइट। रीड और राइट दोनों करता है। यानी अब आर का जो ऑब्जेक्ट है, इसके पास दोनों तरह के फंक्शन आ रहे होंगे, रीड भी काम करेगा और राइट भी काम करेगा। लेकिन एक लिमिटेशन है जो आर मूड में होती है, वो लिमिटेशन है कि अगर फाइल नहीं होगी तो ये कुछ नहीं करेगा। ठीक है, अब आर मूड से मैंने क्या किया, पहले मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, माई फाइल 2 बना लेता हूँ। आर मूड से पहले मैंने राइट कराया, क्योंकि आर प्लस है ना, राइट कर लेगा। आर प्लस मूड से मैंने कहा अभी राइट करो, और मैंने कहा अभी आई एम अ लिटिल बॉय। ठीक है, ये मैंने राइट कराया, और सारा बोला आ राइट, एक और लाइन राइट कराओ भी, हमारी बोला ना, राइट करा दी। राइट कराने के बाद अब मैं आर से क्या कर सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ। मैंने कहा रीड करो, रीड करो, बल्कि रीड करते करो भी, साथ साथ उसको प्रिंट भी करा दो जो कुछ रीड कर रहे हो। तो हो गया, अब ये साथ साथ लिख भी सकता है और राइट भी कर सकता है, लेकिन अभी एरर आएगा। अभी एरर इसलिए आएगा क्योंकि माई फाइल 2 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। लेट्स सी, अच्छा जी, कहाँ मसला आ गया, आई एम अ लिटिल बॉय, कोटेशन नहीं लगाया, अभी एरर आ गया कि ये फाइल नहीं है। लेकिन अगर ये W प्लस मूड होता, तो W प्लस मूड भी रीड और राइट दोनों करता है, लेकिन W की खासियत ये है कि वो फाइल ना भी हो तो क्रिएट करके उसमें राइट कर देता है। चलो जी, W प्लस से ये फाइल क्या हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है मुझसे, RIT, ये फाइल क्या हो गई, राइट भी हो गई लेकिन रीड नहीं हुआ, रीड नहीं हुआ। अच्छा, माई फाइल 2 चेक करता हूँ मैं जाके, क्या लिखा भी उसने कुछ माई फाइल 2 में, हाँ जी लिखा हुआ है, बट रीड नहीं हो रहा। व्हाट इज दी प्रॉब्लम, कि रीड क्यों नहीं काम कर रहा। अच्छा, मैं काम करता हूँ, मैं यही चीज लेता हूँ और यहाँ पर सिर्फ रीड करा लेता हूँ। समझिएगा अभी बात, एक्सेप्शन। नहीं अभी देख माई फाइल 2 आर प्लस ओपन W प्लस 3। अच्छा, रीड क्यों नहीं हो रहा भाई, जबकि रीड होना चाहिए। असल में रीड इसलिए नहीं हो रहा कि जब मैं फाइल में आता हूँ, यहाँ पर मैंने अपने फाइल को वहाँ राइट करने के लिए, देखिए वो राइट करता जा रहा है, वन बाय वन स्ट्रीम होती है, आईओ स्ट्रीम होती है, उस स्ट्रीम में कैरेक्टर्स जो है राइट होते जा रहे हैं, कर्सर आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता है, लिखते लिखते यहाँ तक पहुँच गया। अब मेरा कर्सर यहाँ मौजूद है और मैं अपने कोड में
तो उसको कह रहा हूँ अगली लाइन पे कि रीड करो, तो वो बेचारा कह रहा अच्छा ठीक है रीड तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे इससे आगे कुछ मिल नहीं रहा तो रीड करने के लिए। तो वो बैक नहीं जा रहा। बेसिकली वो क्या हो रहा है मतलब कि वो तो जहाँ मौजूद था वहीं से आगे रीड करना चाह रहा है और वो आगे कोई चीज है नहीं, तो कंटेंट में कुछ आ नहीं रहा। अगर मुझे इसको वापस पीछे भेजना है तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन इस्तेमाल करूंगा। ठीक, मैं इसको कहता हूँ कि 0 इंडेक्स पे चले जाओ। ठीक है, अब मैं इसको करा दूं। अब इसने क्या किया होगा, ये पहले राइट करता 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 यहाँ पर आ गया, मैंने बोला सीक 0, एक कर्सर वापस चला और यहाँ पर आके खड़ा हो गया। अब मैंने बोला रीड करो, उसने इस लाइन को रीड कर लिया। बात क्लियर हुई है? हाँ भाई, आया ना? जी जी हो गई है। सर ये r.seek बता दें। सीक क्या करता है, ये कास्ट करता है उस इंडेक्स को। अगर मैंने यहाँ 0 बोला है ना, जैसे मेरे पास यहाँ कितने इंडेक्स हैं, मैं कहता हूँ जी 12 दे देता हूँ, तो अब ये यहाँ से रीड करेगा बॉय हाउ आर यू गाइस। देखना मैं इसको दे देता हूँ, ठीक है, पीछे चलता गया, जहां तक पहुंचेगा वहीं से रीड करना शुरू करेगा। सीक का मतलब ये होता है कि कोई इंडेक्स सर्च कर लो, वहां चले जाओ, और फिर वहां चला गया तो कर्सर यहाँ खड़ा हुआ है, अब वो इस कोने पे खड़ा हुआ है और यहाँ मैं उससे बोलूँ रीड करो तो इट विल गो फॉरवर्ड, रीडिंग फॉरवर्ड, रीडिंग फॉरवर्ड। क्लियर? यस सर। सर एक क्वेश्चन, जी आई डोंट नो इट्स रेलेवेंट, लेकिन ये टेबुलर फाइल्स भी रीड कर लेता है? जी। फाइल टेबुलर एक्सेल एक्सेल, ये अभी सिर्फ टेक्स्ट फाइल के फंक्शन है ना, ये अभी टेक्स्ट फाइल के फंक्शन है। एक्सेल फाइल और सीएसवी फाइल वो सारी भी रीड हो जाती है, लेकिन उसका तरीका जरा मुख्तलिफ होगा। ठीक है, हो जाती है रीड। सर मैं पांडास में लेक्चर ले रही थी, तो उसमें टीचर ने कहा था कि जो एक्सेल फाइल होती है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होती है, तो ये मुझे समझ नहीं आया, आप काइंडली समझा देंगे आप? टीचर से क्यों नहीं पूछा आपने? खैर, अच्छा, जो क्या बोला था, एक्सेल फाइल जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होती है। जी सर। सीएसवी टेक्स्ट में होती है। हैं? सीएसवी टेक्स्ट में होती है, एक्सेल तो नहीं होती। एक्सेल नहीं होती, सीएसवी वाली होती है। सीएसवी टेक्स्ट सीएसवी फाइल होती में, है एक्सेल वो। नहीं होती। यही मैं सोच रहा था कि मैं क्या। मुझे इस तरह पता है कि वो एक सिस्टम यूज करते हैं, उसमें जब फाइल एक्सपोर्ट करने लगते हैं ना, ये इंपोर्ट करते हैं, तो जो सीएसवी होती है वो उसको टेक्स्ट ही कंसीडर कर रहा होता है। एक्सेल वाली जो होती है वो टेबुलर फॉर्म में होती है, वो टेक्स्ट नहीं होता। सही, तो एक्सेल वाली तो नॉर्मल होती है। सीएसवी फाइल जो होती है ना, वो कॉमा सेपरेटेड या स्पेस सेपरेटेड, वॉट एवर, जैसे भी आपने बनाई है, डेलीमीटर जो भी यूज किया है उसके हिसाब से कर लेता है। अच्छा जी, वो फिर इंशाल्लाह जब पांडा वाली क्लास में आप डिस्कस करिएगा। आज की हमारी जो है वो कहानी खत्म हो गई। रीड राइट अप एंड राइट प्लस रीड प्लस हमने कर लिया है। कुछ और फंक्शंस भी हैं, रीड लाइन वगैरह भी हैं, लेकिन वो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी, जब आप आगे लाइफ में काम कर रहे होंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करके उनको खुद ही इम्प्लीमेंट कर लीजिए, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। वरना मुझसे पूछ लीजिएगा, अगर आप स्टडी कर रहे हो अभी वीक में तो इम्प्लीमेंट करिएगा, नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा जी। स्टडी तो करना है वीक में, जाते जाते वो आप जो बुक आपने दी हुई है उस पे से अगर आप दिखा दें कोई एक्सरसाइजेस या कुछ जो हम प्रैक्टिस कर सकें इसकी। अच्छा, जो बुक है उसके अंदर ये पूरा चैप्टर है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। दिस वन इज, हमारी कहाँ है बुक, क्रैश कोर्स की बुक है। इसका पूरा चैप्टर नंबर 7 या 8 जो है, एक्सेप्शन, ये फाइल्स एंड एक्सेप्शन पूरा चैप्टर है ये। और इसके अंदर जो है ना एक्सरसाइज भी अच्छी दी हुई है, लाइन बाय लाइन रीड करना, और इसको आप पढ़ लीजिए।
सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं।